हेलो बच्चों, दान बहादुर सूर्य कुमार इंटर कॉलेज बंदीपुर के यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। और जैसा कि कल आपको चौथे अध्याय में जाति व्यवस्था के अंतर्गत जाति की परिभाषाएं और अर्थ को बताया गया था, उसके आगे आज बताया जाएगा जाति व्यवस्था की प्रकृति अथवा विशेषताएं, कि जाति व्यवस्था की कौन सी प्रकृति है अथवा क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आगे बताए हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जाति व्यवस्था की प्रकृति को किसी एक या दो परिभाषाओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता। माने एक परिभाषा या दो परिभाषा दे देने से इसकी प्रकृति को समझा नहीं जा सकता, बल्कि इसे समझने के लिए हमें समझने के लिए जाति व्यवस्था की उन विशेषताओं को समझना आवश्यक है जिनका उल्लेख विभिन्न विद्वानों में है जी.एस. धुरिये, केतकर, इरावती कारवे, इरावती कारवे और श्रीनिवास ऐसे कई समाजशास्त्री हैं जिन्होंने जाति की विशेषताओं को अथवा जाति की प्रकृति को समझाने का प्रयास किया है। इनके अनुसार या यूँ कहें घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की प्रकृति को उसकी संरचनात्मक तथा संस्थात्मक 6 विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। इनकी पहली विशेषता है जाति व्यवस्था समाज के खंडनात्मक विभाजन को स्पष्ट करती। खंडनात्मक छोटे छोटे टुकड़ों में जाति व्यवस्था समाज को विभाजित करती है। जैसे ये ब्राह्मण हैं, उनका एक पूरा हो गया, क्षत्रिय हैं, उनका एक समाज हो गया, यादव हैं या वैश्य समाज से कोई है, उनका एक पूरा हो गया, दलित समाज से या यूँ कहें शूद्र वर्ण से संपर्क रखता है, उनका एक समाज हो गया। तो इस तरह से जाति व्यवस्था विभिन्न जातियों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करती रहती है या करती है। दूसरा है विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच, छोटा बड़ा या ऊंच नीच का स्पष्ट हस्तांतरण होता है। ऊंच नीच जैसा कि आप जानते हैं 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में ऊंच नीच का भेदभाव आज भी देखने को मिलता है। शूद्र को सबसे निम्न कोटि का स्तर दिया गया है, जबकि ब्राह्मण को सबसे उच्च कोटि का दिया गया है। अगला है विभिन्न जातियों के बीच खान पान तथा सामाजिक संपर्क पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। खान पान, ये जातिगत व्यवस्था जहाँ रहेगी, ये चारों वर्ण इकट्ठा होकर भोजन किसी के दरवाजे पर नहीं कर सकते। 3 जातियों में, 3 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें तो आपस में खान पान हो जाता है, लेकिन शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें तो खान पान आपस में हो जाता है, लेकिन जब शूद्र की बात आती है तो उनके दरवाजे पर ये जो उच्च जाति के, उच्च वर्ण के लोग हैं, वहाँ भोजन करना संभव नहीं समझते, अपना उचित नहीं समझते। अगला है
जात व्यवस्था अनेक नागरिक तथा धार्मिक निर्योग्यताओं और विशेषाधिकारों से संबंधित है। यह व्यवस्था व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर प्रतिबंध लगाती है। जहाँ पर वर्ण व्यवस्था हावी है, या यूँ कहें जहाँ पर वर्ण व्यवस्था आज भी प्रचलित है, वहाँ पर जो है यह जो जाति व्यवस्था है व्यवसाय पर भी प्रतिबंध लगाती है। वह इंडिकेट करती है कि अमुक वर्ण के लोगों को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, यह दर्शाती है। आप किस वर्ण से संबंधित हैं और आपके लिए कौन सा व्यवसाय उचित है वह बताती है। अगला है, यह व्यवस्था विवाह संबंधी अनेक प्रतिबंधों पर आधारित है। ब्राह्मण वर्ण की लड़की का विवाह ब्राह्मण के वर्णों में ही होगा। क्षत्रिय वर्ण के लड़की का विवाह क्षत्रिय वर्ण के लोगों के यहाँ होगा। वैश्य वर्ण के लोगों का वैश्य वर्ण में होगा और शूद्र वर्ण के शूद्र वर्ण का होगा। यह इस व्यवस्था को जाति व्यवस्था बताती रहती है। आगे आता है आपका, कुछ विद्वानों ने समाज का, या यूँ कह लें उन्होंने कहा समाज का खंडनात्मक विभाजन इसकी पहली विशेषता। जात की प्रकृति तथा विशेषताओं में हम इनका जो पहला कारण था वह है समाज का खंडनात्मक विभाजन। पहला, समाज का खंडनात्मक विभाजन। यह जो जात व्यवस्था है यह समाज को अनेक खंडों में विभाजित करती है। भारत में अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं और कभी कभी तो उन जातियों के नाम से उनके पूर्वज को जाना जाता है। और यह व्यवस्था जो है समाज में खंडनात्मक विभाजन जाति के कारण होता है। इसमें यह खंड ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों के हैं। एक एक खंड के अंदर बहुत सी जातियों का समावेश होता है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की सामाजिक स्थिति, कर्तव्य और व्यवहार के नियम पूर्व निर्धारित होते हैं। खंडों का यह विभाजन कठोर प्रकृति का है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती। ये जो खंडनात्मक विभाजन है यह वर्णों पर आधारित होता है और प्रत्येक वर्ण में अनेक जातियां पाई जाती हैं और इनका आपस में एक दूसरे से अलग व्यवहार होता है। संस्तरण दूसरी हेडिंग है आपकी, संस्तरण। संस्तरण जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच का एक स्पष्ट संस्तरण या यूं कह लें अधिक्रम या अधिक्रम। संस्तरण अथवा अधिक्रम पाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण संपूर्ण सृष्टि के मनुस्मृति के अनुसार बताया गया कि ब्राह्मण संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, क्योंकि उनका जन्म ब्रह्मा के सबसे पवित्र अंग मुख से हुआ है। जात संस्तरण में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों का स्थान क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा है, जो रक्त और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अधिक पवित्र होती है तथा जिसमें अनेक जाति
के नियमों की अवहेलना न की जाती। और इसमें जो है यह जो व्यवस्था है, ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा के भुजाओं से, वैश्य उदर से, उदर मीन्स पेट, और शूद्र का जन्म जो है पैरों से हुआ है। ये मनुस्मृति में बताया गया। और इनको दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला ब्राह्मण, बाकी जो 3 वर्ण हैं इन्हें दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान दिया गया। अगला है आनुवांशिक सदस्यता। आनुवांशिक सदस्यता। आनुवांशिक सदस्यता में व्यक्ति जिस जात में जन्म लेता है वह आजीवन उसी जाति का सदस्य बन जाता है। शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाला बच्चा मरणोपरांत तक वह उसी जाति का, जिस वर्ण में वह पैदा हुआ है उसी का बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जाति में जो सदस्यता मिलती है वह आनुवांशिक होती है। और व्यक्ति की आर्थिक, व्यावसायिक अथवा राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने के बाद भी वह अपनी जात की सदस्यता में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, उसकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, उसकी राजनीतिक परिवर्तन हो जाए, लेकिन वह अपनी जात को कभी परिवर्तित नहीं कर पाता है। अंतर्विवाह। चौथा अंतर्विवाह। चौथा जो है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह जात व्यवस्था के सबसे कठोर नियम व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जात या अपनी ही उपजात के अंदर विवाह करना पड़ता है। इसी को अंतर्विवाह का नियम या यूं का रूल्स ऑफ इंडोगेमी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि वैश्य वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यदि वैश्य है और वैश्य में जो विभिन्न जातियां हैं वह अपनी ही जातियों में विवाह करेंगे। शूद्र है और उस शूद्र की जो उपजातियां, विभिन्न उपजातियां हैं वह अपनी ही उपजातियों में विवाह करेंगे। ये व्यवस्था जो है आपको बताई गई। अगला है पवित्र तथा अपवित्रता की धारणा। पवित्र तथा अपवित्रता धारणा। ड्यूमा ने पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा को जात विभाजन के सबसे प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया है। ये समाजशास्त्री हैं ड्यूमा। ड्यूमा ने जो जात व्यवस्था का जो विभाजन है उसमें पवित्र और अपवित्रता की धारणा को प्रबल रूप से स्वीकार किया है। और जिन जातियों का जन्म अथवा व्यवसाय के आधार पर अपवित्र माना गया है उन्हें उच्च अथवा पवित्र जातियों द्वारा सामाजिक संपर्क रखने पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और प्रत्येक खंड से संबंधित जातियों के निवास क्षेत्र एक दूसरे से अलग हों तथा व्यक्ति मुख्यतः अपने खंड की जातियों के ही सामाजिक संपर्क स्थापित करे।
ये प्रतिबंध उन जातियों पर अधिक कठोरता से लागू किए जाते हैं जिन्हें बहुत अपवित्र समझा जाता है, जैसे शूद्र। अगला आता है खान पान पे प्रतिबंध। खान पान के प्रतिबंध। खान पान के प्रतिबंध में जाति व्यवस्था के सामान्य नियम यह रखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति के व्यक्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करे। इसके बाद भी खान पान के प्रतिबंध को कच्चे और पक्के भोजन के रूप में दो भागों में विभाजित किया गया है। कच्चा भोजन, भोजन के दो प्रकार, इसमें नंबर 1 कच्चा भोजन। कच्चा भोजन, कच्चा भोजन वह भोजन है जिसे घी या तेल से तलकर नहीं बनाया जाता। दाल, रोटी तथा भात कच्चे भोजन के उदाहरण हैं। जिसे घी या तेल अर्थात बिना घी और तेल के द्वारा बना हुआ भोजन कच्चा भोजन की श्रेणी में आता है, जैसे दाल, रोटी, भात। जैसे दाल, रोटी और भात। इन्हें घी अथवा तेल से तलकर नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद आता है पक्का भोजन। पक्का भोजन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पक्का भोजन में क्या होगा। पक्का भोजन में पूड़ी, कचौड़ी तथा घी से बनाई गई मिठाइयाँ तथा सब्जियाँ आते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें घी अथवा तेल से तलकर बनाई जाती वह भोजन जो है पक्का भोजन के अंतर्गत आता है। जैसे सब्जियां हैं, मिठाइयां हैं और कचौड़ी है, ये सब चीज़ें जो है पक्का भोजन के अंतर्गत आता है। अगला व्यावसायिक विभाजन। व्यावसायिक विभाजन, इनका जाति व्यवस्था में इन 4 वर्णों को व्यवसाय का भी विभाजन किया गया है। ब्राह्मण जातियों के लिए धार्मिक क्रियाओं तथा शिक्षा देने का कार्य, क्षत्रिय जातियों के लिए रक्षा और प्रशासन से संबंधित व्यवसाय, वैश्य जातियों के लिए व्यापार और पशुपालन का व्यवसाय निर्धारित किया गया है। जबकि शूद्र जातियों के लिए वे सभी व्यवसाय निर्धारित किए गए हैं, या यूँ कह लें वे सभी कार्य निर्धारित किए गए हैं जिसे गंदा अथवा अपवित्र समझा जाता है। वे सभी कार्य जिसे आप गंदा और अपवित्र उस समय समझा जाता था, वे सभी कार्य शूद्रों द्वारा कराए जाते थे। लास्ट पॉइंट, धार्मिक स्वीकृत। धार्मिक स्वीकृति। धार्मिक स्वीकृति, जाति व्यवस्था धर्म ग्रंथों के द्वारा व्यवहार के ऐसे नियम भी बनाए गए हैं जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने से उच्च जाति के व्यक्ति का आदर करे अथवा मानसिक रूप से स्वयं को उसके अधीन समझे। प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे सभी नियमों का उद्देश्य ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को स्वीकार करना या सर्वोपरि मानना। ये जो है इस प्रकार का धार्मिक स्वीकृति के फलस्वरूप जातियों के संस्तरण ने एक अस्थायी रूप ग्रहण कर लिया है। और आज इतना ही। अगले कैसेट में हम पढ़ाएंगे वर्ण और जाति में अंतर।